गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है नेहा इद्रीस और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलते निकलते रह जाना या निकल रहा है पाकिस्तान ये कहना। तो हम इस मौजू पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपके लिए मेरा पहला सवाल कि सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है या पाकिस्तान निकलता निकलता रह गया है हम कहें, तो उसका क्रेडिट हर कोई ले रहा है। पीटीआई ले रही है, पीडीएम ले रही है, ये वाली हुकूमत ले रही है, सब ले रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? थैंक यू नेहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ठीक है, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी निकला नहीं है, लेकिन वो जो एफएटीएफ की जो टीम बैठी थी बर्लिन में, उन्होंने ये कहा है कि हम एक ऑन साइट विजिट करेंगे और फिर पाकिस्तान को जो है वो फॉर्मली जो है वो निकाला जाएगा। एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान के लिए और कहा जा रहा है कि एक अच्छी खबर है। जाहिर बात है, पाकिस्तान में अच्छी खबरें कम आती हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल है नेहा कि किसका क्रेडिट है, एक तरफ से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो समझते हैं कि ये हमारा क्रेडिट है। इमरान खान साहब की जमात जो है वो समझते हैं ये हमारा क्रेडिट है, और वो हमाद अजहर साहब जो फॉर्मर इकोनॉमिक मिनिस्टर थे उनको क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रबानी खर साहबा समझती हैं, जो अभी फॉरेन ऑफिस चला रहे हैं, कि हमारा क्रेडिट है। इस तरह बाकी स्टेक होल्डर्स और नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी पावर में है वो समझते हैं हम वजीर आजम है तो हमारा क्रेडिट है। लेकिन नेहा, जो पहला सवाल बनता है वो ये है कि हम इधर पहुंचे कैसे? हु ब्रॉट अस हियर? ये क्वेश्चन है कि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कैसे आए। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिलेटेड लॉज हैं, टेरर फाइनेंसिंग के जो लॉज हैं, ये दो बेसिक पॉइंट थे जो जारी बात है सारा टाइम पाकिस्तान को हॉन्ट करते रहे। 2018 से लेके 4-5 साल गुजर गए और आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान को तकरीबन $38 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इन टर्म्स ऑफ हमारी जीडीपी ग्रो बेहतर कर सकती थी, हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे सारे का सारा बैंकिंग रिजीम जो है वो आउटडेटेड था। हमारी सारी की सारी जो फाइनेंशियल अपरेटस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि हम जो है वो अगर आप पाकिस्तान में कोई पैसा आ रहा है या पाकिस्तान से पैसा जा रहा है तो जो बैंक से वो ज्यादा टाइम लेते थे। और जिस तरह आपने अपने सवाल में भी नेहा कहा कि हम जो है वो किसको क्रेडिट जाता है, अब तो वो सब ने लेजिस्लेशन में हिस्सा लिया। जाहिर बात है, जिस तरह जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आना और उससे निकलने के लिए आपको जो लेजिस्लेशन चाहिए वो पार्लियामेंट ने करनी है। तो पार्लियामेंट वो क्यों लेजिस्लेशन ना कर सकी? तमाम स्टेक ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी इशराफिया की ये नालायकियां हैं कि जिसकी वजह से हम जो है इस ग्रे लिस्ट में इतनी देर रहे, और हमारे अदारों को भी सोचना है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 एंड 1370 और 1373 समथिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, जो हाफिज सईद के ऊपर था, कि उनके ऊपर चार्जेस थे कि भाई वो उन्होंने जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में वो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, या टेरर फाइनेंसिंग में हमने उनको पकड़ा तो क्यों सजाएं नहीं दे रहे। तो क्वेश्चन तो ये है कि हम इतनी देर उनको जो हाफिज सईद को सजा ना दे सके, उनके लोगों को सजाएं ना दे सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सफर किया। एक वक्त था हमने जहाज कश्मीर में शुरू किया, और फिर एक वक्त आया कि हमने कहा जी अब जहाज हम नहीं कर रहे, तो जो वहां पे जो माजी में वो ग्रुप्स जो वहां पे ऑपरेट करते रहे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उन लोगों को कैसे हमने मेन स्ट्रीम करना है, या सजाएं देनी है, या क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीड हो या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो, सभी कंफ्यूज थे। ये तो भला हो अमेरिका का, जिसने हमें इन सारी चीजों में फंसाया। उसने कहा भाई ये अफगानिस्तान से अब हम जा रहे हैं, आप तालिबान को टेबल पे नहीं लेके आ सके प्रॉपरली, आप तालिबान से वो नहीं करवा सके जो आपको चाहिए था करने, तो हम आपको जरा आप थोड़ा सा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंस्टीट्यूशनल जो रिजीम्स जो है उन जो रिजीम्स हैं उनमें थोड़ा फंसाते हैं। तो उन्होंने फिर हमें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से उनके तहत उन्होंने हमें वहां पर डाल लिया, और फिर हमारी वो सब कुछ करके जान छूटी जो हमें आज से 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। हम समझते थे ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है। और भारत को ये एडवांटेज रहा, भारत जहां भी जाता था ये कहता था देखें जी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं करते, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है, तो बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। क्वेश्चन तो ये है कि इस सवाल का भी जवाब दिया जाए कि क्यों, कौन थे वो लोग, या किन किन लोगों की नालायकियों की वजह से इन लोगों को सजाएं ना हुई और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और जैसे मैं पहले कह रहा था, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमारे बैंक्स पूरी दुनिया में ऑपरेट न कर सके। रिसेंटली आपको पता है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर आई थिंक पाकिस्तान के एक नेशनल बैंक को पेनल्टी पड़ी है। सो हमें अपने जो
जो बैंकिंग सिस्टम है नेहा, उनको अपग्रेड करना है। और जो जिस तरह दुनिया में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, मेरिटोक्रेसी है, ओपननेस है, ये लेके आनी पड़ेगी, तब जाके दुनिया हमारे साथ काम करेगी। हम तो जब भारत दुनिया के साथ कारोबार कर रहा था, क्योंकि वहां पे तो कोई उस तरह की दहशतगर्दी की वेव नहीं थी और पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, तो हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, तो हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। सो इसका जो क्रेडिट है नेहा, मैं समझता हूँ वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी जाता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने सुनने में आया कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इस सारे प्रोसेस को देख रहे थे, आर्मी चीफ बाजवा डायरेक्ट इसको देख रहे थे। लेकिन पॉलिटिकल क्लास को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने सारी लेजिस्लेशन की, लेकिन मेरा ख्याल है एक फाइनल क्रेडिट जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम को जाता है, एफएटीएफ को जाता है, जिसने हमसे ये सब कुछ ठीक कराया। अगर वो ना करते तो हमसे ये चीजें ठीक नहीं होनी थी। बल्कि मैं कह रहा था, मैंने पढ़ा आई थिंक कहीं पे कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम कह रहे थे कि यार कोई झूठ मूठ बोल के चीजें ठीक कर लो, क्या फर्क पड़ता है, उनको क्या पता चलना है आपने क्या किया कि नहीं किया। सो मेरा ख्याल है कि दुनिया, हम समझते हैं कि दुनिया में देख नहीं रही, वो बड़ा क्लियरली वॉच कर रहे हैं। हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो उनको हर चीज की समझ है कि हमने यहाँ पे क्या हो रहा है। सो मेरा ख्याल है ये सबका क्रेडिट है, और नालायकियां भी डिटरमिन की जाएंगी किस किस की कितनी है। जी। तो सर आपने सबका क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास होना था और पास हो रहा था, लेकिन पीडीएम ने वॉकआउट कर दिया। तो लेकिन अब जो है जी, ये पीडीएम जो है सारा अपना क्रेडिट ले रही है कि जी हमारा बहुत इसमें काम है, हमने किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनको क्रेडिट जाना चाहिए, या ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? देखिए नेहा, इसमें यह है कि जो पीडीएम है, ये एक मूवमेंट थी, 10-11 जमातों का ये कोलिशन ग्रुप था, जिनका जो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ कोऑपरेट करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है जी जी। जी। और ये वॉकआउट करते थे, और फिर वो जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट का भी प्रेशर था। फिर उन्होंने कुछ कानून साजियां जो की, वो जो जॉइंट हाउसेस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली को मिला के भी कुछ कानून साजियां की। तो बेसिकली ये सारी सियासी जमातें समझती हैं कि इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या क्या मसले फंसे हुए हैं। तो जब समझते हैं कि कोई आपको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है किसी कानून को पास कराने का, तो फिर वो कहते हैं जी ठीक है, हम जो है आपका ये कानून पास कर देते हैं, आप हमें ये जो है ना वो रिलैक्स करें हमें यहाँ से। तो इन रिटर्न बेसिकली सब अपनी फेवर्स मांग रहे होते हैं, वो भले कोई भी हो। अब पीडीएम की ज्यादा फेवर्स हैं क्योंकि उनके ऊपर केसेस थे, बहुत कुछ था, तो जारी बात है। और दूसरा, इमरान खान साहब को भी टफ टाइम देना है, क्योंकि इमरान खान साहब भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, बात नहीं करते, पार्लियामेंट में नहीं करते। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये पीडीएम भी अपना फायदा उठा रही थी, क्योंकि उनको पता था इस चीज का कि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारे वोट से ही ये पास होना है। और इमरान खान साहब को ये था कि मेरा क्या जाता है, ये एस्टैब्लिशमेंट वालों ने करवाना है, वो करवा लेंगे खुद ही। सो जारी बात है, ये अपने पैटी गोल्स के लिए एट टाइम्स नेशनल इंटरेस्ट को भी स्टेक पर डाल देते हैं। चलिए, तो सर आप मुझे ये बताएँ कि आपको लगता है कि जब ये ऑन साइट विज़िट करेंगे एफएटीएफ वाले, उसके बाद पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? ये सिर्फ़ एक प्रोसीजरल चीज़ है, या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान ना भी निकले? नहीं, देखिए जो उन्होंने कल एफएटीएफ के जो वहाँ पे स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो 34 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम था वो पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया। सो पाकिस्तान ने, मतलब कोई ऐसी चीज रह नहीं गई। सो इट मींस कि वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो हाफिज सईद के ऊपर थे वो भी इंप्लीमेंट हो गए हैं। और क्योंकि उनको सजा हो गई है रिसेंटली, और वो सजा जो है दिखाई गई है वहां पे कि देखें जी ये कोर्ट का ऑर्डर है और ये बंदा जेल में है, और जितनी लेजिस्लेशन थी वो भी हो गई। सो मेरा ख्याल है कि वो आएंगे, आएंगे, देखेंगे, और वो जारी बात है वापस आ कहेंगे जी हम निकाल रहे हैं एक बात। लेकिन इसके साथ साथ वो हमारे ऊपर एक तलवार भी लटकी हुई है, और 6 महीने लगा देंगे वो, तो ना सितंबर अक्टूबर में ये करेंगे, और 6 महीने लगा देंगे, हमें प्रेशर डालेंगे, हमसे बहुत कुछ करवाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मल्टीपल चीजें हैं इसमें नेहा, ये एक चीज नहीं है। ये मेरा ख्याल है प्रेशर टैक्टिक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि आईएमएफ से भी जो है वो लोन मांग रहा है, और जी। अभी अफगानिस्तान में भी चीजें जो है वो सेटल नहीं हुई, और हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो है वो मामलात खराब हैं। आपको पता है 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान इज ग्लोबली आइसोलेटेड एंड डिसएंगेज्ड। सो वो जो यस। डिसएंगेज्ड है वो भी इंगेज होना है। सो वो दे वांट टू सी दैट हाउ द न्यू गवर्नमेंट बेसिकली ऑपरेट कैसे करती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कनेक्ट कैसे होती है। सो ये चीजें हैं, मेरा ख्याल है जो वो अगले 6 महीने देखेंगे, ओरिएंटेशन देखेंगे, और फिर जो जहाँ पे बैठी होती हैं अदारे बैठे होते हैं जो ग्लोबली हमें देख रहे होते हैं, वो हमें हमारी डायरेक्शन चेक करेंगे कि क्या एस्टैब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, पार्लियामेंट हो, सिस्टम हो, ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, और इनको ये वाकई अब वो चीजें ऑपरेशनल होनी शुरू हो गई हैं, यहाँ पे कहीं पे कोई लकूनाज हैं तो उसको हाईलाइट करेंगे। सो टेक्निकली वो हमें निकाल देंगे, लेकिन दे वांट टू वॉच अस बिकॉज
वो जो हम डिसएंगेज्ड हैं वेस्ट के साथ और हमारे जो ताल्लुकात खराब हैं, तो वो ज़रा हमें क्लोज़ली वॉच करना चाहते हैं। तो सर आपको लगता है कि हमारी डायरेक्शन में कोई तब्दीली आएगी या हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी इसके बाद? क्या नेहा, कहते इसमें देखिए डायरेक्शन में तब्दीली तो आई है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं या जो हैं? जिहादी तंजीमें थी, इनका इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नहीं होना चाहिए। माजी में ये रहा है क्योंकि अभी हमने इन लोगों से इंगेज कर लिया है। एक वक्त था हमने तालिबान बनाए और हम ये कहते थे ये जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो नॉन स्टेट एक्टर है ना, ये जो है ना वो ये ठीक है, ये बनने चाहिए उस वक्त, और बनाए। फिर हमने वो खत्म किए और बड़ी मुश्किल खत्म किए, जानें दे के, नुकसान करके, मुल्क की तबाही मचा के वो हमने खत्म किए। एक बात, जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे जो नॉन स्टेट एक्टर थे वो हम समझते थे ये अभी हलाल हैं क्योंकि ये अभी ये हमारी, इन्होंने स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सो मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि नॉन स्टेट एक्टर, क्योंकि जो हमने नॉन स्टेट एक्टर बनाया वो कल को हमारे खिलाफ ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सो स्टेट ने ये फैसला कर लिया कि ये कोई पॉलिसी नहीं, और हमारे पास इतना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल नहीं रहा कि हम जो है वो मजीद इस तरह का कोई एडवेंचरिज्म कर सकें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी एक ओरिएंटेशन डेवलप की है कि जी हमें अब जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। सो इट मींस दैट गिव्स अ लेसन कि भाई अब इकोनॉमी की बात करनी है, कनेक्टिविटी की बात करनी है, ट्रेड की बात करनी है, लेकिन उसके लिए भी माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक बन रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया से शुरू होकर इंडिया तक आता है। उन्होंने हमें बाईपास कर दिया वहां से, और वो ईरान और वो साहब ममालिक जो वो आपस में मिलके वो काम कर रहे हैं। और ये चीजें मैं समझता हूँ कि हमें कनेक्ट होने की जरूरत है। सो हम हमें अपनी रविश बदलने की जरूरत है। हमने कुछ बदली है, कुछ माइंडसेट बदलने की प्लान करना पड़ेगा। और अगर हमने ना प्लान किया तो उसका जो हमें इकोनॉमिक जो डिविडेंड्स हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। सीपैक की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मामलात जो है वो हमारे कंट्रोल से पहले निकल गए हैं। 3-4% की ग्रोथ रेट है। IMF, वर्ल्ड बैंक, सब बैंक हमें लोन नहीं देंगे। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है, बड़ी क्लियर लाइंस ड्रॉ कर दिया है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी अनॉयड हो, क्योंकि हमारे पास अब वो, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमारे पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। अब हमें हमें ही जो चाहिए उनसे चाहिए। जी। तो सर अब हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहेंगे, लेकिन इस बिजली के बहरान में आप मुझे बताएँ कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो आपकी बात सही है कि जब एनर्जी नहीं होगी, जब हुँ, आपके पास बेसिक एनर्जी नहीं है तो हम कैसे चीज़ों को, जब बिजली नहीं है, गैस नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपको याद होगा 2008-9 में माज़ी में पाकिस्तान जो है वो यहाँ से इंडस्ट्री चल जाके बांग्लादेश में लगी थी और मुल्कों में लगी थी क्योंकि वहाँ बिजली थी। तो यहाँ पे आज भी पाकिस्तान में बिजली नहीं है, कितने घंटे बिजली जा रही है, इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे बिजली जा रही है। तो क्या बात करेंगे हम लाहौर की या गुजरांवाला या सक्खर की या मियां चन्नू की? वहां पे तो कोई, वो जारी बात है, वहां पे किसी को अंदाजा ही नहीं है। तो जारी बात है, ये जो जो एक बोला जाता है ना कि जो इस वक्त ऑयल है या गैस है, ये हमें जारी बात है नेट इंपोर्टर है हम, क्योंकि हमारे पास तो होता नहीं है और उसके लिए हमारे पास कैश नहीं है। तो अब 25 करोड़ अवाम है, 234 रुपए लीटर तेल है, महंगाई, इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुंच गई है नेहा, आपको पता है। हर पाकिस्तानी, भले वो अमीर हो गरीब हो, हर बंदा इससे अफेक्ट हुआ है। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अगर स्टेट ने ये फैसला करना है कि हमने तरक्की करनी है, तो जारी बात है पहले अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी। अपने माजी का जो पुराने लेंस हैं वो खत पीछे करने पड़ेंगे। इंडिया के साथ भी इंगेज करना पड़ेगा। दुनिया के ईरान के साथ भी इंगेज करना पड़ेगा। ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है लेकिन हम उससे ऑयल नहीं ले सकते। तो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमें कुछ नए सोल्यूशन ऐसे अडॉप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल का मसला है। जिस तरह आपको 2 दिन पहले पता होगा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे ईरान, तो वहां पे ये फैसला हुआ कि हम जो ग्वादर को बिजली है वो ईरान देगा। सो हुँ, क्वेश्चन ये है कि बलोचिस्तान हमारे सारे स्टेट से इतना डिस्कनेक्ट है कि हम उसको बिजली भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और मजे की बात है कि अगर चाइनीज ने वहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है सीपैक की, लेकिन इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वहां बिजली भी बनाई जा सके। सो हमें नहीं पता कि वो सीपैक की क्या इन्वेस्टमेंट हुई कि वो वहां पे इतना डीप सी पोर्ट भी बना, लेकिन बिजली वहां पे कोई नहीं है। और अगर आपको याद हो कि वो पाकिस्तान की जो एक मजहबी सियासी जमात है, जमात इस्लामी, उसके वो जो हदायतुर रहमान साहब, उन्होंने बड़े प्रोटेस्ट किए और ग्वादर से बड़ी खवातीन बाहर निकली। लोगों को बड़ा अचंबा और अजीब लगा कि ये खवातीन ग्वादर में कहाँ से बाहर निकलें जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और वो सारा कुछ हो रहा है। द रीजन बिहाइंड आई थिंक इज एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ना फैक्ट्री चलेगी, ना रोजगार बनेगा, ना यूथ को जॉब मिलेगी,
कुछ नहीं होगा अगर आपके पास ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इसके ऊपर जारी बात है, एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है, सस्टेनेबिलिटी चाहिए। अदरवाइज़ जिस तरह अभी बिज़नेसमैन को कॉन्फिडेंस नहीं है, हम तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी नहीं कर रहे, हम तो नेट इंपोर्टर हैं, हम तो घी के भी इंपोर्टर हैं, यानी कि हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं, लेकिन घी के भी इंपोर्टर हैं। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म टीवी पे बैठ के बड़ी खुशी से कहता है कि एक ट्रक, एक जहाज़ तेल का जो है, खुर्दनी तेल का मलेशिया से पाकिस्तान पहुँच रहा है। हालाँकि हमें तो ये कहना चाहिए कि एक एग्रेरियन कंट्री होने की यहाँ से कितना तेल दुनिया में जा रहा है, और भारत साथ बैठा हुआ है, हमारा मुल्क है, वो दुनिया में आटा जो है वो सप्लाई कर रहा है। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें फूड सिक्योरिटी भी डिटरमिन एस्टैब्लिश करेगी कि अगर हमें बिजली नहीं होगी तो सब सेक्टर्स इससे मुतासर होंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस सर, बूस्ट नहीं होगी इकोनॉमी अगर इतना बहरान रहेगा। तो सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, हिना रब्बानी जी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी एफएटीएफ को एपॉलिटिकल होना चाहिए। एक ऐसा कंट्री है, उन्होंने नाम नहीं लिया, जिनकी वजह से जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकी इतने साल। तो आपका इस पे क्या स्टैंड है कि आपको लगता है कि एफएटीएफ एपॉलिटिकल है, या उस कंट्री का कितना रोल है पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से ना निकलने निकलने देने का? उस कंट्री का नाम इंडिया तो नहीं आप शायद कह रही। जी कोई सर, बात। उन्होंने नाम नहीं लिया, बट ऑब्वियसली अच्छा, इंडिया उन्होंने है। नाम नहीं लिया, लेकिन तो आपने भी सवाल में ज़ाहिर बात है ठीक किया आपने भी। लेकिन क्योंकि जवाब देते हुए तो हम उस कंट्री का नाम लेंगे ना। सो जी। इंडिया का जो है वो बात कर रहे हैं जी, इंडिया की वजह से वो किया। मैं समझता हूँ फॉर अ मोमेंट आप समझें जी, इंडिया ने किया, लेट्स से कर दिया इंडिया ने। अब हाफ़िज़ सईद का जो मसला है, वो ठीक है, इंडिया की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुआ, पर क्या यूएन की स्टैंप नहीं लगी इस इश्यू के ऊपर? देखिए सर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टैंप नहीं लगी। इस चीज को ना कहीं किसने किया? अपने फॉल्ट ढूंढें, अपने अंदर लुक इनवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करें, ढूंढें तो सही हमारा क्या प्रॉब्लम है। जब हम ही नहीं एस्टैब्लिश कर रहे कि हमारी क्या गलती है, और मैं कहूँ अमेरिका कर रहा है, एफएटीएफ कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, इंडिया कर रहा है, तो हम सोल्यूशन पे नहीं, ये दिस इज एन आई वॉश। ये तो हम लोगों को जस्ट बताने के लिए देखें जी इंडिया हमारे साथ कर रहा है। भाई इंडिया तो हर चीज इंडिया कर रहा है, वो हमारे, आपको पता है पाकिस्तान में एक रिवाज है, जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। अब वो सारी बात है, जो करा रहा है इंडिया करा रहा है, जो करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये बात सारी बात सच्ची है। अगर हम कुछ कर रहे थे तो चीजें बेहतर ना हो जाती। हमें दो, बेशक। आपको पता है 2015 में भी हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकले थे, तो थिंग्स हमें ये बहुत देर से वो वॉच कर रहे थे। सो ये मैं समझता हूँ कि एफएटीएफ का जो मसला था ये पॉलिटिकल भी था, ये टेक्निकल भी था, ये डिप्लोमेटिक भी था, ये इकोनॉमिकल भी था। ये टूल्स थे बेसिकली, जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किए। लेकिन इसमें फिर जो स्टेट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट भी पुश करती हैं। उन्होंने अपना आप देखना होता है भाई कि हमें कहाँ से अगर पाकिस्तान को दबाना है तो कैसे दबाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम पाकिस्तान को इकोनॉमिक नुकसान होगा, डिप्लोमेटिकली आप जाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, हम ट्रेड करना चाहते हैं। वो कंपनियां कहेंगी जी अच्छा इनकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है। वो जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखेंगे जी, जीडीपी तो इनकी जो है वो कोई $350 अरब की है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10 अरब पड़ा हुआ है, वो भी सारा बोरोड है। ये जो है इनकी कोलैप्स करने की, जो बैंकरप्ट होने की रेशो कितनी है, वो जी 60-70% है। मूडीज ने हमें रेटिंग जो है वो नेगेटिव कर दी। पाकिस्तान के रिसेंटली 5 बैंक जो हैं उनको जो है वो उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो नेगेटिव कर दी गई, वो एलसीज नहीं खोल सकते बाहर, उनके लिए मिसाइल पैदा हो गए। सो इंडिया कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, पर आप भी तो कुछ करें ना, लेट्स ब्लेम अदर्स, लेकिन डू समथिंग योरसेल्फ। सो ये सिर्फ ये कह देना कि इंडिया की वजह से हुआ है या किसी और वो हुआ है, मैं समझता हूँ ये, और मैं तो वैसे हैरान हूँ, क्योंकि ये जो नई गवर्नमेंट है इनकी पॉलिसी है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जी, ये जी। कोशिश करेंगे, दे वांट टू वर्क ऑन दिस, और मुझे लगता है ये किसी ना किसी तरीके पे कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इंडिया भी इतनी जल्दी बात हमसे नहीं करेगा। लेकिन ये भी एक मैं समझता हूँ कि स्मार्टनेस है, एक अच्छा एक्शन है इना रबानी खरका के नाम ना लेना और क्रिटिसिज्म भी कर देना, एक जिसे हम एक टर्म बोलते हैं वेल्ड क्रिटिसिज्म। तो ये भी एक वेल्ड क्रिटिसिज्म है, दैट्स गुड। जो उन्होंने कहा है कि ठीक है वेल्ड क्रिटिसाइज करें, लेकिन इस तरह ना ब्लेटेंटली शोर ना डालें अवाम के अंदर। लेकिन क्योंकि हम निकल रहे हैं आप, तो ठीक है, लेट्स सेलिब्रेट दैट, लेट्स लुक फॉरवर्ड, बजाय इसके कि हम रोते चीखते रहें चलाते रहें। सो अंदर देखें, अपने लूप होल्स ढूंढें, एंड देन थिंग्स विल बी गुड। थैंक यू सर। तो आप एंड पे क्या गवर्नमेंट को कोई मशवरा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इकोनॉमी बूस्ट करनी चाहिए ताकि वो सही रहे, या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशंस? मैं इसमें आखिर में यही कहूंगा कि लुक इनवर्ड, अंदर देखें अपने,
हमारे जैसे पंजाबी में कहते हैं कि भई अपनी जो है ना वो अपने घर का ख़्याल रखो, ठीक है? अपनी चारपाई का के ऊपर अपना कंट्रोल रखो। ये नहीं है आप कहो कि भई वो दूसरे उसने मेरे साथ ये कर दिया। कोई हमारे साथ कुछ करने की ताकत नहीं रखता जब तक हम खुद स्पेस नहीं देंगे। जब तक कोई हमें डैमेज नहीं करना चाहता। सो गवर्नमेंट जो है और हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। हमें अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना मिली तो हम बड़ी मुश्किल में आ जाएँगे। हमारे लिए मसाइल जो हैं वो हल करना आसान काम नहीं होगा एंड आई एम श्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन लुक इनवर्ड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच सर, वक़्त देने का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा।